नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIE नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि में हमने स्वर संधि, उसके प्रकार, व्यंजन संधि और उसके प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करेंगे संधि का तीसरा प्रकार, विसर्ग संधि। ठीक है। विसर्ग संधि। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर और व्यंजन हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की पहले परिभाषा देख लीजिए। जब कोई विसर्ग किसी स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल करके जो विसर्ग का विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। जब किसी विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने से विसर्ग का जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। जब किसी विसर्ग का मेल जब किसी विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने से विसर्ग का जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। मनः धन योग, मनोयोग। दु धन आहार, दुराहार। नि धन आहार, निराहार। क्लियर? ठीक है, इसको देख लेते हैं। मनः धन योग। मनः में हमारे पास विसर्ग है और विसर्ग का मेल किससे हुआ? एक व्यंजन से। और व्यंजन भी कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। यह एक अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो जो विसर्ग है, विसर्ग का योग मेल किससे हुआ? एक व्यंजन से हुआ। तो हमें जो संधि शब्द प्राप्त हुआ वो कौन से, किसका उदाहरण होगा? विसर्ग संधि का। उसी प्रकार दु, यहाँ पे क्या है? विसर्ग है और विसर्ग के साथ एक स्वर जुड़ा है। ठीक है, विसर्ग के साथ एक क्या जुड़ा है? स्वर जुड़ा है। तो यहाँ पे ये जो शब्द है ये विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। उसी प्रकार देखिए, नि धन आहार। तो यहाँ विसर्ग के साथ क्या जुड़ा है? स्वर जुड़ा है। तो ये निराहार किसका उदाहरण हुआ? विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। ठीक है, तो ये क्लियर। अब विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है? विसर्ग संधि होती है 7 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। और उन प्रकारों को हम आगे पढ़ेंगे। विसर्ग के प्रकार। ठीक है, विसर्ग संधि के प्रकार। यहाँ पे है विसर्ग संधि और अब इसके प्रकार। विसर्ग संधि के प्रकार। विसर्ग संधि के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पहला प्रकार देखते हैं इसका। ठीक है, पहला प्रकार है इसका विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग के पहले अ
अथवा बाद में अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है। विसर्ग के पहले अ अथवा बाद में अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं। जैसे क वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा होगा? ग, घ, ण। च वर्ग में क्या होगा? ट, च वर्ग में ज, झ, ण, है ना। और ट वर्ग में ड, ढ, न, है ना। इसी प्रकार किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग जो होता है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं पहले। मन, धन, योग। मनोयोग, मनोयोग देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा विसर्ग है। और विसर्ग के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? विसर्ग के बाद में हमारे पास वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा य, र, ल, व, ह हो। तो यहाँ पे क्या है? यह है हमारे पास। विसर्ग के बाद क्या है हमारे पास? यह है। तो विसर्ग के साथ यह मिलने से यहाँ पे मन में ओ की मात्रा लग गई। ठीक है, जो विसर्ग की जो बिंदी थी वो ओ में परिवर्तित हो गई। तो मनः धन योग क्या हो गया? मनोयोग। ठीक है, क्लियर। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने पहला एग्जाम्पल देखा था मनोयोग का। दूसरा देखते हैं मन, धन, अनुकूल। देखिए इसमें क्या है? इसमें क्या है? विसर्ग है। और विसर्ग के बाद हमारा क्या आया? बाद में अ आया। ठीक है, हमारी परिभाषा में लिखा हुआ था कि विसर्ग के बाद अ आएगा तो वो जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और देखते हैं। देखिए इसमें देखिए आप, इसमें स्वर आया था हमारे पास। ठीक है, इससे पहले वाले में हमारे पास अंतस्थ आया था, है ना। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विसर्ग के साथ हमारे पास क्या आया? क वर्ग का तीसरा वर्ण ग। ठीक है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा तब भी क्या हो जाएगा? ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए कि यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे जो ब है वो प वर्ग का तीसरा वर्ण है। प वर्ग का कौन सा वर्ग है? वर्ण है, तीसरा वर्ण है। तो विसर्ग प्लस तीसरा वर्ण ओ की मात्रा लगेगी तो तप, धन, बल क्या हो जाएगा? तपो बल। ठीक है, यहाँ पे देखिए और एक और देख लीजिए। पहले ये देख लीजिए। ठीक है,
वयः धन वृद्ध, यहाँ पे क्या है हमारे पास विसर्ग है और विसर्ग के साथ क्या है य र ल व में व है, ठीक है। और तो विसर्ग के साथ जब व मिला तो ये क्या हो गया ओ चला गया, ठीक है। वयो वृद्ध, वयः धन वृद्ध, वयो वृद्ध। उसी प्रकार तपः धन बल, ठीक है। तो तपः धन बल क्या हुआ तपोबल। यहाँ पे विसर्ग था और विसर्ग के साथ हमें प वर्ग का तीसरा वर्ण जोड़ा तो यहाँ पे ओ की मात्रा लग गई तो क्या हुआ तपोबल, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारा विसर्ग संधि के प्रकार का पहला प्रकार था और इस वाले प्रकार में विसर्ग का क्या हो जाता है ओ हो जाता है। किस किस कंडीशन में हो जाता है कि विसर्ग के बाद अ, विसर्ग के बाद क्या है अ, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह आदि आते हैं तो विसर्ग का क्या हो जाता है ओ हो जाता है। क्लियर। तो ये हमारा था पहला प्रकार, ठीक है। तो ये हमने इसका पहला प्रकार पढ़ा, किंतु इस पहले प्रकार के साथ एक अपवाद है। क्या है एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अपवाद देखिए, अपवाद है, अपवाद है पुनः और अंतः, यानी कि पुनः और अंतः इन दो शब्दों से मिलकर जो बनेगा उसमें विसर्ग का ओ ना होकर र हो जाएगा। क्या हो जाएगा र हो जाएगा। किस प्रकार से इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा पुनर्मुद्रण, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास तीसरा वर्ण है ना, चौथा, ये हमारे पास जो है प वर्ग का चौथा वर्ण था और यहाँ विसर्ग था, किंतु जब इसका संधि बना, इसकी संधि बनी तो हमें ओ ना बल्कि क्या मिला रकार, र की रकार मिली, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है इसका अपवाद है, ठीक है। एक और देख लीजिए इसका अंतर्ध्यान। देखिए यहाँ पे क्या है विसर्ग है और विसर्ग के बाद हमें त वर्ण का चौथा त वर्ग का चौथा वर्ण मिला। विसर्ग के बाद हमारा क्या जुड़ा त वर्ग का चौथा वर्ण जुड़ा। तो नियम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ओ होना चाहिए था, किंतु यहाँ पे क्या हुआ रकार हुई, ठीक है। तो ये पुनः और अंतः क्या होते हैं इसमें अपवाद होते हैं। क्या होते हैं अपवाद होते हैं। एक और देख लीजिए इसका अंतः धन अग्नि, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ स्वर है। विसर्ग और स्वर मिलते तो ओ होना चाहिए, लेकिन ओ ना होके यहाँ पे क्या होगा र की रकार लग जाएगी। क्या लग जाएगी र की रकार लग जाएगी, ठीक है। तो और यहाँ पे आप एक और देख लीजिए इसका उदाहरण पुनर्धन जन्म, ठीक है। तो पुनर्जन्म, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग के साथ च छ ज झ, ठीक है। तो च वर्ग का तीसरा वर्ण आया तो यहाँ पे क्या हो गई रकार हो गई, ठीक है। अपवाद होने के कारण क्या हो गया यहाँ पे रकार हो गया, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल थे। यहाँ पे देख लीजिए कि इस स्थिति में विसर्ग ओ न होकर र हो जाता है, र हो जाता है, ठीक है। क्लियर। बाकी सभी स्थितियों में जहाँ पुनः और अंतः नहीं हो वहाँ पे सभी स्थितियों में विसर्ग का ओ होगा, ठीक है, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी डेफिनेशन वाली। और उसके अलावा जहाँ पुनः और अंतः आएगा वहाँ पे क्या होगा र में परिवर्तित हो जाएगा। ये पुनः और अंतः इसके दो अपवाद है। इसका दूसरा नियम देखते हैं, ठीक है। विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का र हो जाना,
ठीक है। विसर्ग का र कब कब होता है? जब विसर्ग के पहले अ तथा आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद आ उ हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो अथवा य, र, ल, व हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। देखिए, विसर्ग के पहले अ तथा आ से भिन्न स्वर हो, क्या हो? ठीक है। देखिए, विसर्ग के पहले अ तथा आ से भिन्न स्वर हो, तथा बाद में आ उ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तो या य, र, ल, व हो तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है। विसर्ग के पहले अ आ से भिन्न स्वर हो और बाद में आ उ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, क्लियर? इसका उदाहरण देख लेते हैं। नीह धन आशा। ठीक है, नीह धन आशा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? निराशा। तो विसर्ग के पहले अ तथा आ से भिन्न स्वर है, यानी कि छोटी ई है ना, तथा बाद में आ उ तो क्या है? आ है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? आ है। तो विसर्ग के साथ जब आ आया तो नियम के अनुसार ये क्या हो गया? र में परिवर्तित हो गया। क्या परिवर्तित हो गया? विसर्ग र में परिवर्तित हो गया। तो नी धन आशा क्या हो गया? निराशा। ठीक है, इसका एक और देखिए, निह धन धन निर्धन। देखिए यहाँ पे हमारे पास विसर्ग से पहले छोटी ई आई और ये क्या है? त वर्ग का तीसरा वर्ण। क्या है ये? किसी वर्ग का, ये यहाँ पे लिखा है देखिए, त वर्ग का तीसरा वर्ण। तो विसर्ग के बाद जब किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा तो वो र में परिवर्तित हो जाएगा। तो निह धन धन क्या हो गया? निर्धन। ठीक है, क्लियर? इसके कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। देखिए, निधन बल, निर्बल। उसी प्रकार निधन जन, निर्जन। दूह धन बल, दुर्बल। दूह धन जन, दुर्जन। नीह धन धारण, निर्धारण। दूह धन उपयोग, दुरुपयोग। ठीक है, और देखिए, दूह धन ओ, दुरूह। और दूह बही ही धन मुख, बहिर्मुख। और
आशीर्वाद। क्या हो गया? आशीर्वाद। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको हम समझते हैं कि यह इन विसर्ग में र कैसे हुआ। देखिए नी धन बल, यहाँ विसर्ग के साथ प वर्ग का तीसरा वर्ण जुड़ा तो नियम अनुसार क्या हो गया? वो र हो गया। ठीक है, नी धन बल निर्बल। उसी प्रकार यहाँ पे विसर्ग के साथ च वर्ग का तीसरा वर्ण जुड़ा तो ये क्या हो गया? नि धन जन निर्जन। क्या हो गया? नि धन जन निर्जन। उसी प्रकार यहाँ विसर्ग और विसर्ग के साथ प वर्ग का तीसरा वर्ण जुड़ा, दु धन बल दुर्बल। यहाँ पे विसर्ग के साथ च वर्ग का तीसरा वर्ण जुड़ा तो दुह धन जन दुर्जन। उसी प्रकार विसर्ग के साथ त वर्ग का तीसरा वर्ण जुड़ा, चौथा वर्ग जुड़ा तो निधन धारण निर्धारण, है ना। तो यहाँ सभी जो उदाहरण है हमारे, जैसे दुधन उपयोग दुरुपयोग, दुधन ऊह दुरूह, बहि धन मुख बहिर्मुख और आशी धन वाद आशीर्वाद। तो इन सब के साथ हमारे जो विसर्ग है, जो भी हमारे विसर्ग शब्द हैं उनके साथ क्या क्या जुड़ा है? या तो आ उ किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व जुड़ा है तो वो वहाँ पे विसर्ग का र हो गया। क्लियर? तो ये था हमारा विसर्ग संधि के प्रकार का दूसरा प्रकार। ठीक है, तीसरा नियम देखेंगे इसका, विसर्ग का श होना। ठीक है, विसर्ग का श होना। विसर्ग का श कब होता है? ठीक है, विसर्ग का श विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, क्या हो? कोई स्वर हो तथा उसके बाद च छ या श हो तो वह श हो जाता है। क्या हो जाता है? श हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो विसर्ग के पहले यदि कोई स्वर हो तो उसके बाद च छ या श, च छ या श हो तो वह क्या हो जाता है? श हो जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। छल, निश्चल, निश्चल। ठीक है, देखिए पहले इसको देखिए, यहाँ पे क्या है? विसर्ग है और विसर्ग के बाद हमारे विसर्ग के पहले क्या है? स्वर है। ठीक है, क्या है? छोटी ई की मात्रा है तो स्वर कौन सा आएगा? छोटी ई आएगा। और उसके बाद क्या है? छ। क्या है? च छ या श है तो विसर्ग के बाद क्या है? छ आता है तो यहाँ पे क्या हो गया? ये श हो गया। ठीक है, नि धन छल क्या हो गया? निश्छल हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा नियम था हमारा? विसर्ग सह संधि का तीसरा नियम था जिसमें विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ और उदाहरण देखेंगे हम। निधन, इसका दूसरा होगा निधन चिंत, ये होगा निश्चिंत। दुह, दुहधन शासन, दुशासन। एक होगा इसका दुहधन चरित्र, दुश्चरित्र, दुश्चरित्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के पहले छोटी ई है और यहाँ पे क्या है? च है। ठीक है, हमारे नियम के अनुसार च छ और श होना चाहिए तो च है तो नि धन चिंत का क्या होगा? निश्चिंत, यहाँ श में परिवर्तित हो गया। ये जो हमारा विसर्ग था वो श में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? विसर्ग है और विसर्ग के साथ क्या है? श है। ठीक है, च
छ और श में से कोई एक शब्द होना चाहिए, तो श है तो यहाँ विसर्ग काय में श में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार दु धन चरित्र विसर्ग के साथ छोटा ऊ है और मेल में क्या है च है, तो दुष्चरित्र हो गया। ठीक है, तो आज हमने विसर्ग संधि के 3 प्रकार पढ़े, विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का र होना और विसर्ग का श होना। पहले वाले में 2 उदाहरण भी थे, कौन सा कि पुनः और अंतः के साथ जब ये नियम लगते हैं ओ वाले तो वह ओ न होके र हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने विसर्ग संधि के 3 प्रकार पूरे पढ़े। अब हम इसके बाकी के प्रकार कल पढ़ेंगे। यदि आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।